रिसेप्शन से पूछकर वो लोग रूम में आए थे जिसमें मशल मौजूद थी। कमरे के बाहर इसके कदम रुक गए थे। ग्लास वॉल का एक सीध में तकरीबन बालिश भर का हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, जहां से अंदर का मनाजर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। सादिया, अनाया की माँ, मिशेल को सूप पिलाने की कोशिश कर रही थी। वो एक चम्मच सूप पीने के बाद नफ़ी में सर हिलाती तो सादिया दोबारा उससे पिलाने के लिए इसरार करती। वो फिर से एक चम्मच पीने के बाद नफ़ी में सर हिलाती तो वो दोबारा उससे इसरार करती तो वो मुंह बनाती, फिर से एक चम्मच पी लेती। अशर सोफे की लेटने के अंदाज में बैठा फ़ोन पर मसरूफ़ था। नतीजे में नज़र उठाकर इन्हें भी देख लेता। वो इतने साल बाद इन्हें अपने सामने देखती अपने आंसू रोकने की कोशिशों में थी, जबकि हैदर भी खामोशी से ये मनाजर देख रहा था। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। सादिया ने बेड के करीब मौजूद झूले में से बच्ची को निकाला और मिशेल की गोद में दिया तो वह माँ का एहसास पाती ही खामोश हो गई थी। अनाया ने बेसाख हैदर की तरफ देखा। इसी लम्हे हैदर ने भी उसकी तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए दोनों की नज़र मिली थी और वो फौरन से नज़रें चुराती रुख मोड़ गई। चले, उसके कंधे पर हाथ रखकर मध्यम आवाज में पूछा तो उसने नीम आंखों से नफी में सर हिलाया, जैसे अंदर जाने की हिम्मत ना हो। एक डर सा था जो उसके चेहरे पर हैदर को नजर आया। वो उसका हाथ मजबूती से थामता दरवाजा धकेल कर अंदर दाखिल हुआ और भारी आवाज में सलाम किया था। अंदर मौजूद नफूस ने झटके से उसकी तरफ देखा था और साख्त रह गए थे। आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। मेरी बच्ची, सबसे पहले सादिया बेगम होश में आती उसकी तरफ बढ़ी और उसे खुद में भेज लिया और बेतहाशा चूमने लगी। मिशेल ने उठने की कोशिश की। जब हैदर उसकी तरफ बढ़ा, उसके सर पर भूसा देकर उसने मिशेल के सर पर हाथ रखा और उसकी गोद में मौजूद उसकी बेटी के गालों को उंगली से छुआ और फिर थोड़ा सा झुककर उसके गाल पर प्यार किया तो उसने आंखें खोलकर हैदर को देखा और दोबारा से आंखें बंद कर ली। हैदर होले से हंस दिया। मिशेल भी नीम आंखों से मुस्कुरा दी। घर पर सब ठीक है? मिशेल ने सवाल किया तो उसकी बात का सर हिलाकर जवाब देता वो बार बार गुड़िया के गालों को छेड़ रहा था ताकि वो दोबारा से आंखें खोले। मिशेल की मुस्कुराहट गहरी हुई। उठाओगे? मिशेल ने अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाते सवालिया नजरों से उसे देखा तो वो दोनों हाथ सीनियर फायर्स के अंदाज में ऊपर को उठाता पीछे हटा। ये बहुत छोटी है। अनाया अभी तक सादिया बेगम के सीने से लगी थी। हैदर साख्त खड़े अशर से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वो उसे गले लगाने लगा था जब अशर ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। ये सब इतना गैर मुतवक्को था कि वो लड़खड़ा गया। पूरे कमरे में सुकूत छा गया। वो तीनों सांस रोक के इन्हें देखने लगे। अशर, मिशेल ने बेयकीनी से अशर को पुकारा जो अनसुनी कर गया था। हैदर उससे इस तरह के रद्द अमल की तवक्को रखता था, मगर इस जगह पर बीवी और बहन और बीवी के सामने उसके अमल पर उसका खून खौल उठा। उसने पलटकर अशर का गिरबान पकड़ा तो उसने दोबारा से उससे पंच मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि अनाया होश में आती तेजी से उसके दरमियान आई। भाई प्लीज। हैदर, आई एम सॉरी। भाई, आई एम सॉरी। प्लीज, आप दोनों लड़ें तो नहीं। हैदर, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। भाई प्लीज, आई एम सॉरी। वो कभी हैदर से कहती तो कभी अशर की तरफ मुड़ती। एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ शोहर। मिशेल की हालत भी इनसे मुख्तलिफ ना थी। एक बहुत पुराना मनाजर उसकी नज़रों के सामने लहराया था। फराज मामू की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो बार बार सिर्फ अनाया का नाम लेते तो अशर मिशेल को साथ लिए फुप्पो के घर गया और बिना किसी गलती के बाप की खातिर उनसे माजरत की और इन्हें अपने बाप की तबीयत को बताकर अनाया को साथ ले जाने की इजाज़त मांगी तो वो भीड़ गई। अपने मतलब के लिए मिलवाने ले आए हो, और वैसे जो मैं तड़पती रहती हूँ अपनी बेटी के लिए, कभी तौफीक नहीं हुई कि उससे मैं माँ से मिलवाने ले आओ। अपनी बहन की याद आई सताई है तो उसे मिलने के लिए मेरी बेटी को भी ले आए हो। अगर वो यहाँ ना होती तो तुम मुझे अपनी बेटी की शक्ल देखने को भी तरसा देते तुम। नहीं फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 साल हो गया हम इसकी शादी को। वो एक बार भी घर नहीं आई। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। कल छोड़ जाऊंगा और चाहे तो मिशेल भी यहीं रह ले। अपने गुस्से को काबू में करता बहुत तहम्मुल से बोला, कोई ज़रूरत
नहीं है उसे दोबारा यहाँ छोड़कर जाने की। ले जाओ उसे और वहीं रखो। मैं हैदर से कहकर उसकी तलाक के कागजात भिजवा दूंगी और मेरी बेटी भी अब इस घर में नहीं जाएगी जहाँ उसकी इज्जत नहीं है। मेरी बेटी को तलाक दो और अपनी बहन को लेकर चले जाओ यहाँ से। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली तो उसकी बात पर मिशेल के कदमों तले से जमीन नहीं गई निकल गई। और यही हालत दरवाजे के उस उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी अनाया की भी थी। अशर जो पहले ही बहुत मुश्किल से अपने इश्तियाल को काबू कर रहा था, इनकी बात पर उसके बदन में आग लग गई थी। ठीक है, इतना ही शौक है ना आपको अपनी बेटी को तलाक दिलवाने का, तो मैं अशर फिराज। उसने पल भर को अपनी आंखें बंद करके एक सुलगती नज़र मिशेल पर डाली। उसके तासुर देखकर मिशेल को लगा था कि जैसे खेल लम्हों का खेल था और सब ठीक कुछ तबाह और बर्बाद होने वाला था। वो ढक गई थी। उसने अपने कानों पर हाथ रखे थे कि अशर की आवाज़ उसके कानों में ना जाए, मगर उसकी आवाज़ हरगिज भी ऐसा नहीं थी। मैं अशर अफराज अपने पूरे होश आवाज में मशल हारिस को तलाक चटाख। उसके लफ्ज मुंह में ही थे जब उसके गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ फिजा को साख कर गया था। उसने बेयकीनी से अपने सामने खड़ी अपने से 4 साल छोटी अजीज और जान बहन को देखा, जो उसके सामने खड़ी गहरे गहरे सांस लेती हाँप रही थी। भाई आप होश में नहीं है, गुस्से में पागल हो चुके हैं आप। निकल जाए मेरे घर से, अपनी बीवी को भी ले जाए और दोबारा यहाँ नहीं आइएगा। चले जाए यहाँ से। वो अपनी तमाम तर हिम्मत मजबूता करके हलक के बल चिल्लाई तो मिशेल ने मशकूर नजरों से उसे देखा, जिसने उसकी दुनिया उजड़ने से बचा ली थी। शर उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ घसीटता चला गया और आबिया बेगम जो उस 1 साल में उससे कोई बात नहीं करती थी, बस खामोश रहती थी, इस दिन उस पर चिल्लाई थी और उसके बाद से उसका जो दिल चाहता वो बेधड़क उसे बोल देती। और जब ये बात ज़्यादा सुनाती कि अनाया की वजह से उनके 2 बच्चे उनकी आंखों के नूर उनकी नज़रों से दूर हैं, तो वो उस पर हाथ भी उठा देती थी, मगर ऐसा बहुत कम होता था। मिशेल जानती थी कि अशर ने हैदर को जो थप्पड़ मारा था वो उस थप्पड़ का बदला था जो उसकी लाडली और जान से प्यारी बहन ने उसके गाल पर मारा था, क्योंकि उसकी वजह वो हैदर को ही समझता था कि वो अगर वो बाहर नहीं जाता तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वंस अगेन आई एम सॉरी बहुत ऑफ यू। वो एक बार फिर से दोनों की तरफ देख बोली तो वो दोनों यकज़बान होकर बोले, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? उसका दिमाग मैं खुद दुरुस्त कर लूँगा। उनके एक साथ बोलने पर वो एकदम से खिलखिलाकर हंस दी थी। उसकी खिलखिलाती हंसी पर वो पुरसुकून हो गया था। जबकि वो आगे बढ़कर अशर के गले लगी तो उसने उसके सर पर प्यार दिया। मिशेल ने से मिलते उसने फराज साहब का पूछा। वो थोड़ी देर पहले घर गए हैं सादिया बेगम ने जवाब दिया। माय गॉड, ये कितनी क्यूट है, क्या मैं उसको उठा लूं? वो उसके गाल चूमती बोली। श्योर, मिशेल मुस्कुराकर बोली और उसने बच्ची को उसकी तरफ बढ़ाया। अरे अरे रुको, तुम गिरा दोगी उसको। सादिया बेगम जल्दी से आगे आई और उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई। सादिया बेगम ने उससे उसकी गोद में दिया। अशर भी उसके साथ ही बैठ गया। जबकि हैदर बेड के साथ पड़ी चेयर पर बैठ गया तो सादिया भी कुर्सी घसीट कर बैठ गई। अनाया का पूरा ध्यान अपनी गोद में मौजूद नन्ही परी पर था। उसने उसकी चिन को पकड़कर होले से हिलाया तो वो छोटी छोटी आंखें खोलकर पटर पटर उसे देखने लगी। अनाया उसे देखकर होले से हंसी और उसके गाल पर प्यार किया तो वो भी मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर अनाया ने कहका लगाया। वो जो सादिया बेगम की बात का जवाब दे रहा था, उसके कहका लगाने पर रुख मोड़ कर उसे देखा जो हंसते हुए अशर से कुछ कह रही थी। फिर अचानक मिशेल से मुखातिब हुई। भाभी नाम क्या रखेंगी उसका? मैंने सोचा नहीं, तुम बता दो क्या नाम रखें। मिशेल मुस्कुराते हुए बोली तो अशर तशर भरी नजरों से उसे देखा कि नाम तो वो पहले डिस्कस कर चुके थे। श्योर। हनाया ने उसकी बात की तस्दीक चाही तो मिशेल ने साबत में गर्दन हिलाई। ये बिल्कुल परियों जैसी है तो उसका नाम भी परियों जैसा होना चाहिए, जैसे परीजे। वो उसका चेहरा बातूर देखती पुरसोच अंदाज में बोली और आखिर में सवालिया नजरों से अशर और मिशेल को देखा कि आया इन्हें ये नाम पसंद आया या नहीं। बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। सादिया बेगम के कहने पर अशर और मिशेल ने साबत में सर हिलाया। तकरीबन 2 घंटे वहां रुक कर वो दोनों वापसी के लिए निकलने लगे तो सादिया ने हैदर को पुकारा।
बेटा अगर बुरा ना मानो तो एक रिक्वेस्ट करनी थी। मामी आप रिक्वेस्ट नहीं करें, नहीं हुक्म करें। जाने क्यों उसे इनकी बात पर शर्मिंदगी हुई थी। अनाया इतने अरसे बाद आई है तो उसे 2-3 दिन के लिए हमारे पास छोड़ दोगे? वो बहुत आस भरे लहजे में इससे पूछ रही थी। नहीं मामा, मुझे नहीं रुकना। वो चाह कर भी नहीं इन्हें ना कर पाई। जब अनाया इनका हाथ थामती तेजी से नफी में सर हिलाती बोली, मामी आप लोग तो अभी खुद हॉस्पिटल में हैं। जब घर शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसे खुद लेकर आऊँगा। जितने दिन रहना चाहे आराम से रहे। और अभी घर पर भी नहीं बताया किसी को। जब हम निकले थे तो सब लोग सो रहे थे, तो ऐसे में उसका रुकना मुनासिब नहीं है। उसका दिल डर और खौफ भांपते उसने काफ़ी तफसील से जवाब दिया। हैदर, वो निकलने लगा जब मिशेल ने उसे आवाज़ देकर रोका। ये जो लड़की तुम्हारे साथ खड़ी है ना, इसने तुम्हारी बहन की खुशियों की खातिर, इस लड़की ने बहुत कुर्बानी दी है। उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आने देना। उसके कहने पर हैदर ने गर्दन घुमाकर अपने साथ खड़ी लड़की को देखकर आबरूएं उचकाई तो माँ और भाई को की मौजूदगी में वो उसकी हरकत पर सचपटा गई। वो दोबारा से बाहर निकलने लगा। हैदर, आई एम सॉरी। बहन को मुतमीन और पुरसुकून देकर अशर को इस पर जो भी गुस्सा था सब खत्म हो गया, तो अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके माफ़ी मांगने पर हैदर ने उसे गले लगा लिया। व्हाट हैपन? उसे बेचैन देखकर सीट बेल्ट बांधते सवाल किया। वो भाई ने आपको अनाया, अशर मेरी बहन का शौहर है और मेरा कज़न भी है, इसलिए उसके किसी भी अमल के लिए तुम्हें मुझे वाज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। ओके? उसकी तरफ रुख करके उसे नज़रों के हारस में लिए नरमी से बोला तो उसने बमुश्किल अपने होठों को फैलाकर उसे देखा और विंडो से बाहर देखने लगी। उसकी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पर उसने लब भेज लिए। फेक मुस्कुराहट की वजह पूछ सकता हूँ? गाड़ी पार्किंग से निकालते नजरें रोड पर जमाए स्पार्ट अंदाज में सवाल किया तो उसने झटका से उसकी तरफ देखा। फेक कैसे? अभी अंदर जब तुम हंस रही थी और तुम्हारी हंसी बिल्कुल खालिस थी, सच्ची मुस्कुराहट थी तुम्हारे चेहरे पर, और अब ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट क्यों? वो रोड पर नजरें गाड़े बोला, हाथ मजबूती से स्टीयरिंग पर जमाए थे। अनाया ने उसके हाथों को देखा तो नजर उसके साफ शफाफ हाथों पर अटक सी गई। उसके दाईं कलाई पर कीमती घड़ी थी और दूसरी कलाई पर बैंड था जिस पर उजली हरफों से हैदर लिखा था। बैंड की डोरियों को काफी बल देकर बांधा हुआ था। शर्ट के कफन कहनियों तक मोड़े हुए थे। अगर पप्पो को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगी। जब हम दोनों में से कोई भी इन्हें नहीं बताएगा तो इनको कैसे पता चलेगा? हमें बहुत देर हो गई है। अभी थोड़ी देर में फजर हो जाएगी और पप्पो बहुत जल्दी उठ जाती हैं। तहज्जुद की नज़ार अगर हमारे घर जाने तक वो उठ गई हुई तो उसने जवाब पेश किया। अनाया, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इनफैक्ट अब तल्ख लहजे में कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा और मेरी घर पर मौजूदगी में तो बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी अभी 2 बजे हैं, मामा 3 बजे के बाद ही उठती हैं, उसने नरम लहजे में कहते आखिर में उसकी बात रद्द की कि वो घर से और उसकी मकीनों से इतना बेखबर भी नहीं था। उसकी वाज़हत पर अनाया लब कुचलती हाथ मरोड़ने लगी। अब अभी भी उसकी बेचैनी महसूस करके उसने आबरूएं उचकाई जैसे उसकी अगली वाज़हत का मुंतज़िर हो। वो बिना कुछ कहे सर झुका गई। अब क्या बताती उसे कि उस बेचैनी की वजह वो खुद था। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसकी बेचैनी हद से सवा होती जा रही थी। मौसम कितना अच्छा है ना बाहर। उसकी बेतुकी बात पर वो हैरान हुआ। तो ये कि अब ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव और म्यूज़िक कितना अच्छा लगता है ना। अनाया ने उससे अपनी बात की तस्दीक करना चाहिए। हैदर ने गाड़ी की स्पीड बिल्कुल सुस्त करते रुख उसकी तरफ किया। वो जांचती नजरों से देखने लगा और उसकी झिझक और ग्रेज महसूस करके गाड़ी में आस उसका दिलकश कहका गूंजा था। गाड़ी नस्बता लंबे रास्ते पर डालकर स्टीरियोज ऑन किया तो म्यूजिक की आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा, देखो ना मेरी हसीयत पूछो, तेरे बिन एक दिन
जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा होना, तुम में है मेरा, जितनी भी हूँ दूरियां फिलहाल मैं फिलहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। इन लफ्जों पर उसने गहरी नजरों से अनाया की तरफ देखा तो उसकी धड़कनें मध्यम पड़ी, हथेलियां नीम हुई थी। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। गाड़ी इशारे पर रुकी तो उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो गजरे लेने लिए खड़ा था। इशारे से उसे बुलाया, दिल मेरा देखो देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। मोती और गुलाब की खुशबू से गाड़ी महक उठी। उसने अपनी हथेली अनाया के सामने फैलाई तो उसने कपकपाता हाथ उसके हाथ में दिया। उसका दिल हथेलियों में धड़कने लगा। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजरे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे। उसने नरमी से उसके हाथों में गजरे पहनाए। नजरों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मनाजिर में तुम हमारे। अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में जिंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फिलहाल है। इशारा खुल गया था, पीछे खड़ी गाड़ियां हारन देने लगी तो उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। उसका हाथ अभी तक उसके मजबूत हाथ की गिरफ्त में था। अनाया ने हाथ छुड़वाने की कोशिशें की तो उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हुई। तो उसने कोशिश तर्क कर दी और विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी। रात के इस पहर भी सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां थी। वो सीट की पोस्ट से टेक लगाकर बाहर देखने लगी। उसे अपने हाथ पर सरकता हुआ लम्स महसूस हुआ। उसने गौर किया तो वो उसके हाथ की पुष्ट पर अपनी अंगूठी की मदद से कुछ लिख रहा था। वो जी जान से कंपकपा उठी, पलकें लहर का आंसू पर झुक गई। बहुत कोशिश करने पर भी उसे एहसास हुआ कि वो माई लव लिख रहा है। उसने सख्ती से आंखें बंद कर ली। मोहब्बत ये तो जब होती है तो हो जाती है, कब, क्यों, कैसे, किससे, कैसे, ये सब सवाल फिर बेमानी लगता है। एक ऐसा जज्बा जो इंसान की हस्ती को बदल कर रख देता है, और जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। जैसे उसकी मोहब्बत उसे अल्लाह के करीब ले गई थी। वो जो नमाज मुश्किल से पढ़ती थी अब अक्सर तहज्जुद भी पढ़ने लगी थी। वो जो अल्लाह से दुआ बहुत कम मांगती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, इतना कि उसे कभी मांगने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। जान छिड़कने वाली माँ, हर ज़रूरत कहने से पहले पूरी करने वाला बाप, लाड उठाने वाला भाई, प्यार करने वाले रिश्ते, सब कुछ तो था, क्या मांगती। फिर उसे मोहब्बत के शहर ने अपने अंदर जगड़ा, हैदर की मोहब्बत ने। वो मगरूर सा शहजादा उसे अपनी पहुंच से बहुत दूर लगता था तो उसने अल्लाह से उसको मांगा और अल्लाह ने उसे दे भी दिया। फिर वो चला गया। उसे छोड़कर कितना रोई थी वो, कितना तड़पी थी। उसने कितनी ही शिकवे किए थे अल्लाह से और फुप्पो के रवैये से। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हुई। वो जो दोनों घरों में सबकी लाडली थी, हर वक्त चहकती रहती थी, मुरझा गई थी। घर में कोई ज्यादा उससे बात नहीं करता। तन्हाई और अकेलेपन उसे काट खाने को दौड़ता। वो अल्लाह के करीब होती चली गई, कभी उससे शिकवे भी करती। अब उसे एहसास हुआ था कि वो जिस मकान पर अल्लाह से शिकवा करती रही थी, दर हकीकत वो मकाम शुक्र का था कि अल्लाह उसे सबसे दूर करके अपने करीब लाना चाहता था। और अब उसे ताहयात उसका शुक्र अदा करना था जिसने उसे खुद से करीब लाकर उसकी मोहब्बत को भी उसे सौंप दिया था, और अब उसे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना था। हैदर अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ तो उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो उसके कंधे पर सर रख के सो चुकी थी। हैदर ने मुस्कुराकर अपना बाजू उसके गिर्द फैलाया। तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर वो संजीदा हुआ और कॉल पिक किया। सलाम दुआ के बाद दूसरी जानब से जो कहा गया उसे सुनकर उसने लब भेज लिए। परेशानी की रगें तन गई। उसको उठा लो, किसी को शक भी ना हो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते उसने कॉल काटी। अनाया, अनाया उठो। उसने नरमी से अनाया के गाल थपथपाते उसे पुकारा। तुम अंदर जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम से थोड़ी देर में आ जाऊंगा। घर के सामने रोकता वो संजीदगी से बोला तो नाया साहबत में सर हिलाकर गाड़ी से उतर गई। उसके घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो जन से गाड़ी भगा ले गया।
सिदरा मुलाजमा जाओ हैदर को बुला कर लाओ। राबिया बेगम ने जूस का गिलास हारिस साहब के सामने रखते फर्श पर पोछा लगाती मुलाजमा को कहा, जो जी अच्छा कहती चली गई। अनाया चाय के कप ट्रे में सजाए लेकर आई और बारी बारी सबको देने लगी। जब हारिस साहब ने शहीर को मुखातिब किया, शहीर किसी अच्छे बावर्ची का इंतज़ाम करो जी, जितनी जल्दी हो सके। लाड साहब को पसंद नहीं कि इनकी बीवी से काम करवाएं। ये ना हो कि कहीं तुम्हारी माँ और ताई के हाथ के बदमज़ा खाने खाने पड़ जाए। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में बीवी और भाभी पर तंज किया तो वो दोनों बदमज़ा हुई। नौजवान पार्टी के चेहरों पर दबी दबी सी हंसी फैल गई। बीबी जी साहब दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मैंने बड़ी देर दरवाज़ा खटखटाया है, आवाज़ें भी दी हैं पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अच्छा तुम जाओ उससे कहीं के हैदर को उठाकर नाश्ते पर बुलाएं। राबिया बेगम ने पहला जुमला मुलाजमत से कहते दूसरा जुमला हारिस साहब से कहा और एक चुटकी सी नजर वानिया पर। वो घर पर नहीं है। अनाया सबकी नजरें खुद पर महसूस करती गिड़गिड़ाई, क्या कहाँ गया? राबिया बेगम ने तीखी अंदाज में सवाल किया तो हारिस साहब ने सवाली नजरों से उसे देखा। पता नहीं, मुझे जब घर छोड़कर गए थे तो के रहे थे कि थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आपको घर छोड़कर गया था मतलब आप लोग कहीं गए थे? हारिस साहब ने सवाल किया तो उसने जबान दांतों तले दबाई और खुद को कोसा। इस सब को देखा जो सवालिया नजरों से सही देख रहे थे। अनाया ने पल भर को आंखें बंद करके दोबारा खोली, थूक निकल कर हलक तर किया जी, नजरें झुका साबत में सर हिलाया। कहाँ गए थे? उसामा ने एक्साइटेड होते सवाल किया। इन सब की सवालियों पर शोख नज़र उस पर जमी थी, जबकि सब बड़े संजीदगी से उसे देख रहे थे। उसे घबराहट और संजीदगी ने बेयक वक्त आन घेरा। समझ नहीं आई कि सच बोले या झूठ बोल दे। सच बोला और पप्पो ने कोई मसला खड़ा कर दिया तो हॉस्पिटल गए थे। उसने बोलने के लिए लब वॉक किए ही थे जब अपनी पुश्त आती भारी गंभीर आवाज ने उसके अंदर सुकून की लहर दौड़ा दी। उसने मुड़कर तशक्कर भरी नजरों से हैदर को देखा तो उसने सर को हल्का सा खम देकर उसका शुक्रिया कबूल किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। खैरियत, तबीयत तो ठीक है तुम दोनों की? हारिस साहब ने बारी बारी दोनों से को देखा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिशेल की बेटी हुई है, उसको देखने गए थे। हैदर ने सुकून से अपनी प्लेट में सालन निकालते सबको बेसुकून किया। पूरे डाइनिंग रूम में मौत से सन्नाटा छा गया। मिशेल आपी ठीक है? और इनकी बेबी कैसी है? क्या आपके पास उसकी तस्वीर है? आप बनाई आपने उसकी? सामा सबसे पहले होश में आया और एक ही सांस में इतने सारे सवाल पूछ लिए, जिस पर हैदर हौले से मुस्कुरा दिया कि उसकी भी तो बहन थी और ये बहन भाई का रिश्ता भी बहुत अजीब होता है, चाहे जितनी मर्जी दूरियां हों। पिक है मेरे पास, मगर तुम उससे जाकर भी देख सकते हो। रियली? वह हैरान हुआ। यस बिल्कुल, तुम जा सकते हो। बाबा मैं जाऊं? उसने इस बात से ज़्यादा लेनी ज़रूरी समझी। हारिस के साबत में सर हिलाने पर उसामा और हमदान दोनों नाश्ता छोड़कर दरवाजे की तरफ भागे। रुको, हम दोनों ने भी जाना है। सिमन और आमीन भी नाश्ता वहीं छोड़कर उन दोनों के पीछे भागी। शहीर और हैदर ने एक दूसरे की तरफ देखा। शहीर ने गिनती शुरू की। अभी वो 3 पर पहुंचा था कि उसामा ने उल्टे कदमों वापस आया। ड्रेस तो बता दें वो लोग किस हॉस्पिटल में है। तुम जाओ, मैं लोकेशन भेजता हूँ। उसने जेब से फ़ोन निकाला। रुको यार, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हारिस साहब चाय का आखिरी घूंट भरते खड़े हुए। बाबा मुझे आपसे बात करनी है, वो संजीदगी से बोला तो हारिस साहब गहरा सांस खींचते वापस बैठ गए। राबिया बेगम अभी तक साख थी। समरा और उमर इस सब में खामोश तमाशाई बने बैठे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि फराज हाउस के लोगों पर उस घर में आने पर पाबंदी क्यों है? टेबल पर रखे कप पर नजरें जमाए बिना उनको देखे सख्त अंदाज में सवाल किया। क्या ये सवाल तुमने अशर से किया था कि उसने तुम्हारी बहन के मैके आने पर पाबंदी क्यों लगाई? राबिया बेगम तीखे लहजे में बोली। वो टेबल पर कहनी अटका कर थोड़ा सा आगे को झुका और राबिया बेगम की आंखों में देखकर सख्त लहजे में बोला, क्योंकि आपकी बेटी ड्रग्स लेने लगी थी। उसकी बात पर वहां मौजूद इन पांचों ने हैरत और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तुम झूठ बोल रहे हो? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो स्पार्ट अंदाज में बोला तो राबिया बेगम को लगा जैसे वो अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। हैदर प्लीज। अनाया ने उसे टोका तो उसने फौरन गर्दन घुमाकर उसे देखा, जो उसके साथ एक कुर्सी छोड़कर दूसरी कुर्सी की पुष्ट दोनों हाथों से थामे खड़ी थी।
तुम ये बात जानती थी, राइट? वो कुर्सी धकेल कर उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ और सवालिया नजरों से उसे देखने लगा तो वो नजरें चुरा गई। मेरी बात का जवाब दो अनाया। जी हैदर, इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म कर दें प्लीज़, क्योंकि तकलीफ दे माजी को जितना छेड़ेंगे वो इतनी ही तकलीफ देगा। जो ज़ख्म मंदलाल हो रहे हैं वो इनको खरीदने से नए ज़ख्मों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो बेहतर नहीं कि हम लोग क्या किया हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ पर तवज्जो देने की बजाय अपने आज पर तवज्जो दे। वो बहुत नरमी से ठहर ठहर कर बोली तो इसका एक एक लफ्ज़ वहाँ मौजूद सभी अफराद को अपने दिल में उतरता हुआ महसूस हुआ। शहीद जो कब से बमुश्किल चुप बैठा बोल उठा, हैदर मेरे ख्याल में भाभी बिल्कुल ठीक कर रही है। हमें माजी पर बात करने के बजाय हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके अंदाज में कुछ तो ऐसा था कि हैदर चौंका, जबकि वो चलता हुआ उसके करीब आन रुका। यूं कि हैदर के दाएं जाने बनाया खड़ी थी और बाएं जाने बशीर। क्या मतलब? उसने भंगी सुकेड़ी तो शहीद हैदर साहब की तरफ पलटा। ताया अब्बा, आपसे पूछते क्यों नहीं है कि ये जनाब सारी रात बाहर गुजार कर इस वक्त इतने फ्रेश से कहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं? उसने कमीनगी से मुस्कुराहट लबों पर सजा कर कहा तो हैदर जल भुन गया और दिल ही दिल में उसे एक महजब सा लफ्ज़ से पुकारा। तो अनाया ने गैरदारी निगाह उसकी जानिब उठाई और ठटक गई। कैफ कहनियों तक फोल्ड किए, एक कलाई में घड़ी, दूसरे में बैंड, बालों को सलीके से सेट किए वो अपने मखसूस हुलिये में था। रात जब वो नाया को छोड़कर गया था तो उसने स्काई ब्लू शर्ट पहनी थी और साथ में स्काई ब्लू कलर की जीन्स थी, और इस वक्त उसने काली शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। अनायक नज़र उस पर डालकर बर्तन समेटने लगी। तुम लोगों को का कोई बड़ा नहीं है, सब कुछ जानते बूझते तमाशाई बनकर सब कुछ देखते रहे, पर मजाल है जो ज़बान से एक लफ्ज़ भी निकाला हो। तुम लोगों की खामोशी का नतीजा दोनों बच्चियों ने भुगता है। इनके बड़ों ने भुगता है जिन्होंने 3 साल अपनी बेटियों की शक्ल तक नहीं देखी। उमर साहब गुस्से से इन दोनों को घूरते हुए बोले, चाचू मुझे खुद कुछ देर पहले पता चला है और हमारे घर के बड़ों ने जो कुछ भी भुगता है इनमें इनकी अपनी गलती है। वो संजीदगी से बोला, क्या गलती है? उन्होंने आबरूएं उचकाई। इससे पहले कि उनकी बात पर वो कोई जवाब देता, राबिया बेगम की आवाज़ पर सब उनकी तरफ देखा जिनका चेहरा खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ चुका था। कपकपाती आवाज़ में बोली, आंसू गाल पर फिसल रहे थे, हैदर मैंने अपनी आंखों से अशर को मिशल पर हाथ उठाते देखा है। वो उससे बहुत बुरे तरीके से बात कर रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था उस पर, और उसने उसे कमरे में बंद कर दिया था। मम्मा रिलैक्स, आप पानी पिए। हैदर तेजी से उनके पास आता उनके कदमों में बैठा। अनाया ने गिलास में पानी डालकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया पर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। हैदर, उस दिन मैं बिना बताए मिशल से मिलने गई तो वो घर पर नहीं थी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी। अशर घर आया तो उसने मिशल का पूछा और फिर गुस्से से कहीं चला गया। वापस आया तो मिशल उसके साथ थी। अशर ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया और उसे अपने साथ घसीटते हुए कमरे में ले गया और उसके बाल खींचता उस पर चिल्लाने लगा। उसने मिशल से कहा कि आइंदा घर से बाकदम बाहर निकाला तो मैं टांगे तोड़ दूंगा और आज से तुम अपनी माँ के घर भी कदम नहीं रखोगी। हैदर ने खड़े होकर उनका सर अपने साथ लगाया और हौले हौले थपकाने लगा, जैसे इन्हें पुरसुकून करना चाह रहा हो, पर उन्हें बोलने से नहीं रोका। वो चाहता था कि इतने सालों से जो गुबार उनके अंदर जमा था वो आज बाहर निकाल दे। उसके बाद वो उसे बेड पर फेंकता, उसको रूम में लॉक करके दोबारा से कहीं चला गया और वो चीखती रही, मेरी बच्ची चीखती रही। सादिया भाभी अनजान बन गई और ये अनाया ये अपने कमरे में छुप गई थी। वो रोती हुई बोली, उसके दिल में दर्द की लहर उठी। ये सब परेशान से उनके गिर जमा थे जब अनाया हैदर ही के अंदाज में उनके कदमों में बैठी और दोनों हाथ उनके घुटनों पर रखे, सर झुकाया, लफ्ज़ तरतीब देने लगी। फुप्पो, उस दिन मिशेल आप ही घर पर यहाँ आने का बता कर गई थी और वो उधर जाने के बजाय अपनी दोस्त से मिलने चली गई थी जिनसे वो ड्रग्स लेती थी। उस वक्त जब भाई ने घर लेकर आए तब भी उन्होंने ड्रग्स लिए हुए थे। उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि किसी से मिल सके। उसकी बात पर उन्होंने हैरत से उसे देखा।
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने पूछा ही नहीं। वो नीम आंखों से उसे देखती भीगे लहजे में बोली, अम्मा, ये अशर का ज़र्फ और उसकी मिशेल से मोहब्बत थी कि ना सिर्फ उसने मिशेल को कबूल किया, उसका इलाज करवाया, बल्कि ये बात हमें पता तक नहीं चलने दी कि मिशेल नशा करती है। हैदर नरमी से इन्हें देखता बोल रहा था, जबकि वो शर्मिंदगी की अम्मी गहराइयों में डूबने लगी। सम्राट चची हार हाथों में दिए बैठ गई। अशर ने सही मायनों में रिश्तेदारी का हक अदा किया है, और हमने क्या किया? हैदर का सवाल किसी ताज़ियाने की तरह इन्हें लगा था। वो तड़प उठी, बस कर दो हैदर, बस कर दो, वरना मेरा दिल फट जाएगा। वो रोती बेबसी से बोली कि अनाया ने उनका हाथ पकड़कर हौले से थपथपाया। मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो बहुत से रिश्तों को निकल जाता है। बहुत से खूबसूरत रिश्ते उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। जैसे अराबिया बेगम को एक गलत फहमी हुई थी, जिसे दूर करने की बजाय उन्होंने इस पर यकीन किया था, और इनकी एक गलत फहमी दो मोहब्बत करने वाले ख़ानदानों के दरमियान इतना फैसला ले आई थी। इसीलिए कोशिश करें कि गलत फहमी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए कि जब इन गलत फहमियों के बादल सर से छटते हैं तो पीछे बहुत से पछतावे और मलाल छोड़ जाते हैं। के बाद दफ़ा इंसान इन पछतावों को मिटाते खुद मिट जाता है, इसकी हस्ती फना हो जाती है, मगर पीछे रह जाने वाला मलाल फिर भी ख़त्म नहीं होता। अनाया मेरी बच्ची, राबिया बेगम ने उसको अपने गले से लगाया तो उसकी आंखें नीम हो गई। अनाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती करती रही हूँ। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नफ़ी में सर हिलाकर उनके हाथ थाम कर चूम लिए। फूफो, आप माफ़ी नहीं मांगे प्लीज़, मैंने तो आपके बेटे को भी माफ़ कर दिया है। आप तो मेरी फूफो हैं, मेरी आइडल फूफो थी आप। मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं हो सकती। वो इन्हें गले लगाकर मुस्कुराती हुई बोली तो हैदर ने आबरूएं उचकाई, जैसे कह रहा हो कि वाकई नहीं, तुम उसे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करना। वो जो कुछ भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है, उसकी ज़िद और हरदर्मी की वजह से हुआ है। उसकी बात पर हैदर का मुंह खुल गया। तुमने उससे बिल्कुल भी बात नहीं करी। ये जो अब तुमसे मोहब्बत का दावादार है, ये कहता था कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। कितनी कस्में वादे करके इतनी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी किया था मैंने इसको, इसके बावजूद इतने नखरे किए थे, और फिर घर से भाग गया, भगोड़ा कहीं का। उनकी बात पर अनाया ने बमुश्किल अपनी हंसी रोक कर फरमाबरदारी से साबत में सर हिलाया। हैदर की शक्ल देखकर शहीर और हारिस साहब ने अपनी हंसी जब्त की। अनाया ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। उसकी मुस्कुराहट चैलेंजिंग थी, जैसे कह रही हो कि अब मुझे मना कर दिखाओ। हैदर ने हल्का सर खम करके जैसे इसका चैलेंज कबूल किया और उसे कमरे में आने का इशारा करके सबसे एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया। वो उसे इग्नोर करती राबिया और समरा से बातें करने लगी कि अब गलत फहमी के बादल छटे थे तो सब कुछ बहुत रोशन और पुरसुकून था। वो जब कमरे में आई तो हैदर पाँव लटकाए बेड पर लेटा हुआ था, शायद उसका इंतज़ार करते करते सो चुका था। उसी तरह से देखकर अनाया के दिल ने एक बीट मिस की। वो बिना आवाज़ के आगे बढ़ी, उसके पाँव उसके पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद किया। बमुश्किल उसकी टांगों को बेड पर रखा, उसको चादर उड़ाकर वो दबे कदमों ही वापस पलटने लगी जब हैदर ने उसकी कलाई पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींचा। वो इस आफत पर कटी पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी। बाल जूड़े से खुलकर चेहरे के गिर्द हारिस कैब कर गए। उसने मछली की तरह तड़प कर उसके हाथ से निकलना चाहा तो उसने गिर्द हारस बांध कर उसे रोक दिया। वो जब कमरे में आई तो हैदर पाँव लटकाए बेड पर लेटा हुआ था, शायद उसका इंतज़ार करते करते सो चुका था। उसे इस तरह से देखकर अनाया के दिल ने एक बीट मिस की कि वो बिना आवाज़ के आगे बढ़ गई। हैदर प्लीज़, मुस्तशिर धड़कने लहसती बल्कि सुर्ख चेहरा कमकमाते लब, वो जाने कितनी देर तक उसके चेहरे को नज़रों के हारस में लिए देखता रहा, जबकि वो उसकी इस हद तक गुर्बत को महसूस करती उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए बेहाल हो रही थी। इतनी देर लगाकर क्यों आई हो? उसके चेहरे को नज़रों के हारस में रखते इस्तफार किया। तो आप मुझे इस तरह सजा देंगे? वो नीम आंखों से उसकी आंखों में देखती कमकमाते लहजे में बोली, हरगिज़ नहीं। हैदर ने झुककर उसकी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों को छुआ तो उसके वजूद लहज उठा।
اس نے فوراً نظریں جھکائیں اور ایک بار پھر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ بیوی کو منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مان گئی، میں تو کل ہی مان گئی تھی۔ میں نے کب کہا کہ میں ناراض ہوں؟ بلکہ میں تو کبھی آپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ وہ تیزی سے بولی۔ اس کی بات اور انداز پر حیدر کا کہکہ بے ساخت تھا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا، نیند کی خماری لیے سرخ آنکھیں اس کی نظروں کا پیغام پڑھ کر۔ حیدر نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو وہ پھرتی سے اٹھ کر دور جا کھڑی ہوئی اور سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ حیدر چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ڈریسنگ کی دراز سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت سی چین نکالی جس میں ایک چھوٹا سا ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا اور اس کے اندر ایچ لکھا ہوا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ فش تھے۔ میں آئی، اس نے اجازت چاہی۔ عنایہ نے پلکیں جھکا دی تو وہ مسکرا کر چین اسے پہنانے لگا۔ اس کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ حیدر نے اسے چین پہنا کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ عنایہ اس کے بال کان کے پیچھے آہستہ اسے پکارا تو اس نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کچھ پوچھو گی نہیں کہ رات میں کہاں تھا؟ نہیں، یک لفظی جواب۔ کیوں؟ کیا پوچھنا چاہیے؟ ہونٹ چباتے آئیبرو اچکا کر سوال کیا۔ بالکل پوچھنا چاہیے، بیوی ہو تم میری اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارا شوہر کس وقت کہاں موجود ہے۔ اس کو کندھوں سے تھامتے اسے اپنے سامنے کیا۔ تو پھر آپ خود بتا دیا کرنا تاکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ عنایہ نے برخاستہ جواب دیا۔ تو یعنی تم خود نہیں پوچھو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کبھی بھی آپ سے آپ کے کسی بھی عمل کی وضاحت نہیں مانگوں گی۔ اب دیکھتی ہیں کہ کتنا اعتماد کرتے ہیں آپ مجھ پر۔ مطلب تم مستقبل میں ایک مشکل بیوی ثابت ہوگی۔ وہ ہولے سے ہنس کر بولا۔ کچھ دیر خاموشی سے عنایہ کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا۔ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہاں ایک ریسٹورانٹ میں جاب کرتا تھا کیونکہ اس وقت وہ جاب اس کی ضرورت تھی۔ وہاں پر حیدر کو ایک کولیگ تھا جو کہ در حقیقت ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا اور کسی مشن کے سلسلے میں وہاں پر آیا تھا۔ ایک رات حیدر کسی کام سے ریسٹورانٹ کے پچھلے حصے کی طرف گیا جو کہ اسٹور روم کی طرح استعمال ہوتا تھا، پر وہاں پر اس کو وہ لڑکا شدید زخمی حالت میں ملا۔ وہاں کی ایجنسیز کو اس کا پتہ چل گیا تھا، اس پر حملہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ حیدر نے اسے ہاسپٹل لے جانا چاہا تو اس نے صاف منع کر دیا۔ اس نے ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا تو انسانیت کے ناطے حیدر اس کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا اور جو کچھ بھی وہ اس کے لیے کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اسی ہفتے کے اندر وہ حیدر کو اس کے اپارٹمنٹ سے ایک خفیہ جگہ پر لے گیا کیونکہ ایجنسی والے اس ایجنٹ کی تلاش میں اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے، اور جب وہ لوگ اپارٹمنٹ تک پہنچ گئے تھے تو حیدر تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ اس ایجنٹ نے اور اس کے ایک ساتھی نے حیدر کو ٹریننگ دی کہ اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے حیدر کو اپنے ساتھ شامل کرنا ضروری تھا۔ اس طرح حیدر ایجنسی والوں کے لیے کام کرنے لگا تھا جس کا شہیر کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، کیونکہ اس دوران وہ 2-3 مرتبہ پاکستان آیا تھا اور رات کو بھی اسی کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ کام کے دوران کپڑے گندے ہو گئے تھے اس لیے چینج کر کے آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے ساری بات بتاتا چلا گیا، صرف پاکستان آنے والی بات چھپا گیا تھا۔ عنایہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ حیدر، میں پچھلے 3 سال سے آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر اور روم میں موجود ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے اتنی بے خبر رہی ہوں گی؟ اس نے آئیبرو اچکا کر سوال کیا تو حیدر ہنس دیا۔ یعنی میری جاسوسی کرتی رہی ہو؟ حیدر کی بات پر وہ کھلکھلا دی۔ حیدر نے اس کی کمر میں بازو حائل کیے اور تھوڑا سا جھکا جس پر وہ بکھراتی تیزی سے خود کو چھڑوا کر دور ہٹی۔ اس کی پھرتی پر حیدر کا کہکہ بے ساخت تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لے آیا اور اس کی پشت اپنی کمر سے لگائی، اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے، دونوں کا عکس شیشے میں دیکھنے لگا۔ تم کتنی خوبصورت دل کی مالک ہو عنایہ، اور میں اس خوبصورت دل والی لڑکی کے عشق میں تاحیات قید ہونا چاہتا ہوں۔ نگاہیں اس کے لبوں پر جمائے آنکھوں میں خماری لیے بولا تو
इस हद तक नज़दीकी पर अनाया की जान हवा हुई। वो पप्पू की कॉल आई थी कि वो कह रही हैं कि भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, तो वो लोग सब बाबा के घर जा रहे हैं, मैं भी चली जाऊं। अपनी पागल होती धड़कनों के शोर से घबराते बेरहमी से बोलकर उसने फरार की राह निकाली। वापस कब आओगी? गहरा सांस भरकर सवाल किया। उसका रुख अपनी जाने मोड़ा। कुछ दिन रुकूंगी, आपको कॉल कर दूंगी जब आना हुआ। वो उसकी नज़रों की तपिश से घबराती वहां से भागने को पर तोलने लगी। हैदर ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाया। अनाया ने कदम पीछे लिए तो पीछे ड्रेसिंग से टकरा गई। हैदर मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग पर रखकर उसके फरार की राह मुस्तकिल कर दी और थोड़ा सा झुककर उसकी पेशानी को छूते कान के करीब सरगोशी की। कब तक भागोगी? जब तक भाग सकी। वो झुककर उस बाजुओं के हारस से निकलती खिलखिला कर बोली और तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। हैदर पहले तो इसकी बात और हरकत पर हैरान हुआ और फिर कमरे की फिजा में उसका जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था, सी यू सून माई लेडी। हंसता हुआ जेरे लब सरगोशी करता वो मोबाइल निकाल कर किसी को मैसेज करने लगा, जिसका उससे उसी वक्त जवाब वसूल हुआ, जिसे पढ़कर उसकी कशीदा पेशानी पर बल नमूदार हुए। हैदर ने यूएसए में भी इन लोगों के साथ एक मिशन किया था और जब पाकिस्तान आया था तो उसे एक नया मिशन साइन कर दिया गया था, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग को पकड़ना था। जब इन लोगों ने अपने मिशन पर काम करना शुरू किया तो पता चला था कि ये एक गैंग है जिसने अपना नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैलाया हुआ था। ये लोग यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स और कॉलेज में कुछ स्टूडेंट के सीक्रेट अफेयर पकड़कर या फिर उनकी वीडियोस बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करते हैं। अपनी जान और इज्जत बचाने की खातिर वो दूसरे बच्चों को भी इस दलदल में घसीटते चले जाते। पुलिस जब रेड डालती तो इन स्टूडेंट को जाती और वो लोग पहले से ज़्यादा मुहतात हो जाते और कुछ इससे बाद वो लोग इन बच्चों को रहा करवा लेते। तो इनमें से कुछ बच्चे बदनामी की ज़िंदगी गुजारते, उनसे इनकी ज़ादी छीन ली जाती, इनकी सारी ज़िंदगी रोते सकते गुजरती। चंद एक इतनी बदनामी के बाद या तो खुदकुशी कर लेते या फिर एक इस गैंग में शामिल हो जाते। लेकिन जो असल मुजरिम थे वो यूं ही आज़ाद घूमते इस घिनौने काम को मज़ीद आगे फैलाते जा रहे थे। उसने जेलों में अभी तक मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की तस्वीरें मंगवाई थी, जिनमें मिशन की दोस्त और रद्दाबा की भी तस्वीर उसे भेजी गई थी और उसे शक गुजरा था कि हो ना हो इनके घर में जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे सी लड़की का हाथ है। उसने हवा में तीर छोड़ा था जो बिल्कुल निशाने पर लगा था। अनाया का रिएक्शन और शहीद के तासर उसे ये बताने के लिए काफ़ी थे कि उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था। हैदर 6 माह पहले पाकिस्तान आया था और साथ ही एक नया मिशन मिल गया था, तो उसने इस मिशन को मुकम्मल करने के बाद ही घर जाने का इरादा किया। वो पिछले 6 माह से इस मिशन पर काम कर रहा था और इस दौरान वो ज़्यादातर कराची में रहा था। उनका मिशन अब आखिरी मरने में था कि अब इन्हें इस गैंग के सरबराहों का सर गिरफ्त में लेकर उसे कुचलना था कि 6 महीने वो इन्हीं में रहकर इनकी जड़ें खोखली कर चुका था कि अब वो एक वार से वो इन्हें तबाह कर सकता था। उस दिन उसकी इस्लामाबाद की फ़्लाइट थी। किसी ख्याल के तहत उसने शहीद को मैसेज किया कि वो उसको लेने एयरपोर्ट पर आ जाए, कि वो एक बार घर में सबसे मिलना चाहता था, ख़ासकर उससे, और उसने दिल में दुआ की थी कि वो उसे देखते नफ़रत का इजहार करे, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं था और वो नहीं चाहता था कि वो अपने पीछे किसी को मर भर का रोग दे जाए। वो शायद ये बात भूल गया था कि जिस रोग से वो उसे बचाना चाह रहा था वही रोग वो उसे 3 साल पहले से देख गया था। वो नहीं जानता था कि जो वो चाहता है अगर वो सच हो जाता तो क्या होता, कि मोहब्बत की निगाहों में नफरत देखना किस कदर तकलीफ देह होता है, जिस्म से रूह खींचती हुई महसूस होती है। वो इंतहाई खुशकिस्मत था कि उसके रब ने उसकी चाहत पर कुन नहीं कहा था और उसकी मोहब्बत का दिल इतना नरम और ख़ूबसूरत बनाया था कि उसके लिए रब का जितना शुक्र अदा करता कम था। वो तनाई खुशकिस्मत था कि उसके रब ने उसकी चाहत पर कुन नहीं कहा था और उसकी मोहब्बत का दिल इतना नरम और ख़ूबसूरत बनाया था कि उसके लिए रब का जितना शुक्र अदा करता कम था।
ब्लैक टूथपेस्ट और वाइट शर्ट जेब तन किए वो निक्सिंग से तैयार खुद पर बेजरा परफ्यूम स्प्रे कर रहा था जब दरवाज़ा खोलकर शहीद अंदर दाखिल हुआ। ओ भाई खैर है, इतना तैयार होकर जा रहा है, अपने वलीमे में जाने की तैयारी है। शहीद ने उससे सर तक पैर घूरते हुए तंज किया और उसके हाथ से परफ्यूम झपट कर खुद पर छिड़का। वलीमे पर तो नहीं, शादी के बाद पहली दफ़ा ससुराल जाने लगा हूँ। वो उसकी हरकत इग्नोर करता बालों में हाथ फेर कर मुस्कुरा कर बोला, ये मुंह और मसूर की दाल, ससुराल में किसी ने तुम्हें घास तो डालनी नहीं है, ऐसी ही दूल्हा बनकर जा रहे हो। शहीद ने उसकी मुस्कुराहट पर जलकर बोला, बेटा तू जलता रहा है, जल जल कर इतना काला हो गया है कि कोई तुझे घास नहीं डालती, तू अपनी भड़ास दूसरों पर निकालता है। हैदर ने उसे चिढ़ाया। शहीद ने हाथ में पकड़ी परफ्यूम की बोतल से उसके सर का निशाना लिया, जिसे उसने सहूलत से कैच करके उसी परफ्यूम की बोतल से शहीद के मुंह का निशाना लिया तो वो तेजी से पीछे हटा। कांच की बोतल दीवार पर लगकर जमीन भोस हुई और उसकी किरचियां दूर दूर तक बिखर गईं। पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैल गई। डैश डैश इंसान, तुम्हारी वजह से मेरा इतना महंगा परफ्यूम टूट गया है। हैदर ने उसे घिरका। तो क्या तुम ये समझ रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ कैच कैच खेलने आया हूँ? शहीद ने उसे आंखें दिखाई तो जवाब में हैदर ने भी उसे घूरा। तो फिर क्या लेने आए थे? एक काम था तुमसे, अब तुम्हारे साथ रोमांटिक गुफ्तगू करने से तो रहा। उसने मुंह बनाया तो हैदर झटके से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी बकवास पर एक पंच उसके मुंह पर मारा है। शहीद फौरन नीचे को झुका तो हैदर का हाथ जोरदार अंदाज में दीवार से जा टकराया तो वह कड़ाक उठा। शहीद ने जेबों में हाथ अड़स कर मुस्कुराती नजरों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो कि अगर तू फौजी है तो मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि हैदर ने अपने पांव से एक जोरदार किक उसके घुटने पर मारी तो वो घुटने के बल नीचे गिरा। हैदर ने उसके बालों से पकड़कर उसका सर ऊपर को उठाया। बेटे, पुलिस जितनी मर्जी शार्प और स्ट्रांग हो जाए, एक फौजी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ऐसी भी बात नहीं है। अब शहीद सीधा होता नॉर्मल अंदाज में बोला, वो हमेशा से ऐसे प्यार के छोटे मोटे अमली मुजाहरे करते रहते थे कि ये कुछ इन दोनों फील्ड का ऐसा था कि वो कुछ बचपन से बनी आदत। खैर, मैं तुझसे पूछने आया था कि भाभी आज वापस आएंगी या वहीं रुकेंगी? शहीद के सवाल पर उसने ठंडी आह भरी कि उसने हैदर की दुखती रग पर हाथ रखा था। राबिया बेगम ने उस दिन हॉस्पिटल में ही इन सब से माफ़ी मांगी तो उन सब ने खंदा पेशानी से सबको माफ़ कर दिया। फराज साहब उसी दिन आकर अनाया को अपने साथ ले गए थे और सितम ये कि वो फ़ोन पर 2-4 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं कर रही थी। हैदर जब भी उससे आने का पूछता तो टाल देती। तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब घर वाले जा चुके हैं। अगर भाभी ने वापस नहीं आना तो तुम मेरे साथ चलो, मैं बस निकलने लगा हूँ, उसने ऑफर दी, जिसे हैदर ने रद्द कर दिया तो शहीद सर हिलाता रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद हैदर ने अपना कोट उतारकर बाजू पर डाला, शर्ट के कफ फोल्ड करके घड़ी का डायल सीधा किया और फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाता निकलने लगा कि एक ख्याल के तहत उसने फ़ोन उठाया और अनाया का नंबर डायल किया। हस्बे तौफीक उसने कॉल नहीं उठाई थी। वो सर झटक कर रूम की लाइट ऑफ करता बाहर निकल गया तो उसके फ़ोन की मैसेज पे बजी। जी मुख्तसर मैसेज, आज घर आओगी? हैदर ने फौरन टाइप करके उसे मैसेज सेंड किया। इरादा तो नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डालते उसने उसका मैसेज पढ़ा। इरादे को छोड़ो, दिल का बताओ, दिल क्या चाहता है? एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभालते मैसेज टाइप किया। दूसरी तरफ उसका मैसेज पढ़कर अनाया की धड़कनें थमी और गाल धक उठे। दिल की बात सुनना छोड़ दी है मैंने। काफ़ी देर बाद उसने धक धक करते दिल से मैसेज टाइप करके भेजा, जिसे पढ़कर हैदर की मुस्कुराहट गहरी हुई। तो मेरे दिल की सुन लो। उसने मैसेज सेंड करके फ़ोन जेब में रखा, जानता था कि अब जवाब नहीं आएगा। अनाया हैदर से बात कर रही थी। मिशेल ने बतूर उसके चेहरे पर फैले रंगों को देखा। जी नहीं, नहीं नहीं, मेरा मतलब आपको कैसे पता? मिशेल के अचानक सवाल करने पर वो बुखला गई तो मिशेल हंस दी। क्या हुआ, वो तुम्हारा ही है, इतना घबरा क्यों रही हो? मिशेल हंस पड़ी। घबरा तो नहीं रही, आपको कैसे पता? उसने अपना सवाल दोहराया। तुम्हारे चेहरे पर फैले हुए रंग
बता रहे हैं कि किससे बात कर रही हो। मिशेल की बात पर अनाया ने गर्दन मोड़ कर दाएं जाने महदूद शीशे में अपना चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। वो शर्मिंदा सी सर झुका गई तो मिशेल हंसने लगी और उसे अपने पास बुलाया तो वो अपने पैरों तक आती, मैक्सी संभालती, सोफे से उठकर बैठता और मिशेल और फरीजे को उठाकर मिशेल के करीब बैठ गई। अनाया, तुमने घर कब जाना है? मिशेल की नज़रें उसके चेहरे पर जमी थी। मामा कह रही हैं कि ये पूरा मत मैं उनके पास रुकूं, और मैं भी यही सोच रही थी कि कम से कम एक माह तो यहीं रहूंगी। वो फरीजे के गालों को छूती आस्तगी से बोली, अनाया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए? मिशेल की बात पर अनाया ने सर उठाकर उसे देखा तो उसने जल्दी से अपनी बात की वजाहत दी। देखो अनाया, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना। बड़ी बहन बनकर एक मशवरा दे रही हूँ, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अपने रिश्ते को समझो और उसे वक्त दो। अनाया सर झुकाकर उसकी बात सुनने लगी। अब क्या बताती उसे कि उसको वक्त देने से ही डर कर यहाँ छुपी बैठी है। अनाया, तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? उसके पूछने पर अनाया ने साबत में सर हिलाया। अभी वो लोग आने वाले ही होंगे और तुम कब से ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ हुलिये में फिर रही हो? तैयार भी नहीं हुई? अमन को बुलाती हूँ, वो तुम्हें तैयार कर देगी। मिशेल ने उसे झटका तो वो खाइफ हुई। भाभी, मैं तैयार तो हूँ, अब अगर इससे ज़्यादा कुछ भी किया तो इतनी ओवर लगूंगी, क्योंकि सब हल्का फुल्का तैयार होकर आए हैं। मैं कितनी अजीब लगूंगी? उसने खुद पर एक नज़र डाली। उसने गहरे सब्ज रंग की पैरों को छूती मैक्सी जेब की हुई थी, बालों की चोटी बनाए दाएं कंधे पर रखे हुए थे, हल्का सा ग्लोव्स और मस्कारा लगाए वो खुद को तैयार ही लग रही थी। अनाया, तुम सबको छोड़ो, खुद को उसके लिए सजाओ। अब सबके बारे में सोचना छोड़ दो, अपने बारे में सोचो। तुम पहले ही दूसरों की खातिर खुद को बहुत तकलीफ दे चली हो, जिनमें सरफस्त मैं हूँ। मिशेल का हाथ थामे नीम आंखों से बोली। तभी अमन ने सबके आने की इतला दी तो मिशेल ने अनाया को तैयार होने भेज दिया। रात गहरी होती जा रही थी। सब मेहमान वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, पर वो नहीं आया था। अब वो उसका इंतजार करके थक चुकी थी। उसे लगा था कि वो उससे नाराज हो चुका है और अब वो नहीं आएगा। वो बाजार सबसे हंस बोल रही थी, मगर उसका दिल बार बार भर आता। नजरें दरवाजे पर जमी थी जब सहर चची उसके पास आई। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। रस्मी अस्सलाम दुआ के बाद वो उसका सरापता जायजा लेती हुई बोली, शुक्रिया। वो मुस्कुराई, दिल में कसक जागी कि जिसके लिए इतनी प्यारी लग रही हूँ वही ना आया तो? अनाया, हैदर नहीं आया? उन्होंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। वो जो पहले ही आंसू छुपाने में हलकान हो रही थी, उसकी आंखों में नमी तैर गई। जी, वो कुछ मसरूफ थे, अभी आने वाले होंगे। वो वक्त मुस्कुराई। लो भला, ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई? वैसे अब तो मुझे वो सब बातें सच लगने लगी हैं जो तुम्हारी शादी के बाद से सुनती आ रही हूँ। अल्लाह जाने तुम अब तक उस घर में कैसे रह रही हो। वो अब मुंह बनाकर बोली तो अनाया चौंकी। चची, क्या कह रही हैं आप? मैं समझी नहीं। क्या सुनती रही हैं आप? भाई, यही कि वो तुम्हें शादी की रात तलाक देकर चला गया था और अब वापस आया है तो अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो इनकी बात काटती तड़प कर बोली। फिर उनके मजीद कुछ भी कहने से पहले, बिना कुछ भी कहने से पहले तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करके दीवार से टेक लगाकर रोने लगी। सहर चची की बात सुनकर उसकी रूह तक फड़फड़ा उठी थी। उसे अभी एहसास हुआ कि वो अगर ऐसा कभी हकीकत में हुआ तो उसकी रूह जिस्म का साथ छोड़ देगी। वो बेड पर ढक गई ऐसे कि इसकी टांगें लटक रही थी और नजरें छत पर जमी थी। आंसू टप टप बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किया और फ़ोन उठाया और उसका नंबर डायल किया। दूसरी बेल पर ही फ़ोन उठा लिया गया। आप आए क्यों नहीं? वो सलाम दुआ के बगैर बोली। उसने तुमने बुलाया ही नहीं तो क्यों आता? मैं संजीदगी से सवाल किया। अब बुला रही हूँ, आ जाए। फौरन जवाब आया, भीगा हुआ नीम लहजा। हैदर के दिल को कुछ हुआ। मैडम, आपका हुक्म सर आंखों पर अब जब आपको मेरे साथ आना ही नहीं है तो मेरे आने का क्या फ़ायदा? मैं चलूँगी, मैं आपके साथ घर चलूँगी, बस आप अभी आ जाएं प्लीज़। एक हाथ से आंसू साफ करती इल्तिजाई अंदाज में बोली, ओके आ गया, तुम नीचे आओ, वो मैं वेट कर रहा हूँ। हैदर की बात पर वो झटके से उठ बैठी और काल काट कर तेजी से कमरे से बाहर निकली। हैदर घर के करीब था जब उसे एक बंदे की लोकेशन भेजी गई थी जो उनके
टारगेट का अहम हिस्सा था। उसे पकड़ना बहुत अहम था। उस सब से जब वो फारिग होकर यहाँ आते आते उसको काफ़ी देर हो गई थी। इसका ख्याल था कि सब लोग जा चुके होंगे, मगर उसने घर में कदम रखा तो पूरे घर में गहमा गहमी फैली हुई थी। ड्राइंग रूम के दो दरवाजे थे, एक दरवाजे के बैरूनी हिस्से की तरफ खुलता था और एक अंदरूनी तरफ। ड्राइंग रूम में तमाम मर्द हजरात जमा थे, जिनमें से कई जाने की तैयारी में नजर आ रहे थे, तो वो सीधा उधर ही चला गया। वो सबसे मिल रहा था जब अनाया की आवाज़ पर चौंक गया। शहर की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसके लब भींच गए, पेशानी की रगें तन गई। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकला। सीढ़ियों पर उसे अनाया की पुश्त की एक झलक नजर आई थी। हैदर की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। अनाया के जाने के बाद तमाम खवातीनों में चहमगइयाँ शुरू हो गई थी। शहर जो अनाया को ऊपर जाता देखकर मुंह बनाकर पलटी थी। हैदर की आवाज़ पर करंट खाकर उसे देखा। आप सब लोगों को हमारे रिश्ते पर इतने डाउट्स क्यों हैं? उसने जेबों में हाथ डाले, सर्द लहजे में शोला उगलती नजरों से इन्हें देखकर इस्तफार किया। नहीं कोई डाउट्स नहीं है। शहर जबरदस्ती लबों को फैलाती बामुश्किल बोली। यूएस जाना मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो इसी सिलसिले में मैं अब्रॉड गया था। और जब मेरी बीवी को इस पर कोई इतराज़ नहीं, तो किसी दूसरे तीसरे शख्स को क्या हक पहुंचता है कि वो हमारे मामले में अपनी कैस आराइयाँ पेश करें? वो अपने साबका अंदाज में बोला तो शहर शर्मिंदा हुई। अरे हैदर बेटा, आप कब आए? सादिया बेगम माहौल की कशीदगी कम करने को उससे मुखातिब हुई। हैदर सबको मुश्तक़ सलाम करके सादिया बेगम की जानिब मुतवज्जो हुआ। मामी, मैं अनाया को देख लूँ? वो हट हो गई है शायद, उसने इजाज़त तलब अंदाज में पूछा। उन्होंने साबत में सर हिलाया। वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अभी दूसरी सीढ़ी पर ही था जब उसके हाथ में थामा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। नंबर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कॉल बंद होती ही उसे वो मैरून रंग की सादा मगर खूबसूरत पैरों को छूती मैक्सी को दोनों हाथों से संभालती सीढ़ियों से उतरती दिखाई दी। उसने बालों का खूबसूरत स्टाइल बनाकर मोतिये के फूलों से सजाया हुआ था। नफीस से जेवरात पहनकर अपने खूबसूरत से नकूश को मेकअप की मदद से मज़ीद खूबसूरत बनाए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हैदर मोहब्बत सा यकटक उसे देखे गया। उसका उठता एक एक कदम उसे अपने दिल की तरफ आता महसूस हो रहा था। किसी की खुद पर जमी नज़रों को महसूस करके उसने अपनी नज़रें उठाकर देखा, और ये नज़रें उठाकर देखना मुकाबले पर गबस ढा गया था। हैदर दो सीढ़ियां ऊपर आया और अपनी हथेली उसके सामने फैलाई, जिसे उसने झिझकते हुए थाम लिया। सब लोगों की मौजूदगी में उस वफाकती लुटाती नजरें खुद पर महसूस करती वो सुर्ख पड़ गई। वो लोग साथ में इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हर देखने वाले ने बेसाख्त माशाल्लाह पड़ा, और जलने वाले मजीद जलकर राख हुए थे। लोग हमसे जलते हैं इस बात से, क्यों इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं हम साथ में। किसी ने म्यूजिक प्ले किया तो इन दोनों ने बेसाख्त एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की नज़रों ने एक नज़रें लम्हे के लिए मिली थी और अनाया नज़रें झुका गई। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी एक एक करके फूल बालों से निकाल रही थी जब हैदर ने उसके गिर्द बाजू लपेटे उसे अपने हारस में लिया और उसके बालों की खुशबू को गहरा सांस लेकर अपने अंदर उतारा। अनाया के हाथ कपकपाए, पलकें लहस कर आरज़ों पर झुक गई। दिल एक अजीब लय पर धड़कने लगा। Anaya, you are very beautiful, extremely beautiful, and I am very lucky that your beauty is only for me. You are the reward of my goodness. हैदर ने दोनों का अक्स शीशे में देखते हुए झुककर उसके कान में सरगोशी की और उसके कंधे से बाल हटाकर एक पुरशिद्दत लम्स उसकी गर्दन पर छोड़ा। अनाया की जान हवा हुई। वो उसके हारस में पलटी और उसके सीने में छुप गई। हैदर होले से हंसा और उसे खुद से अलग करना चाहा तो उसने उसकी शर्ट मजबूती से मुट्ठियों में दबोच लिया। अरे यार, ये तो गलत बात है ना, इतना सर संवर कर अब छुप रही हो, तारीफ तो करने दो। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो फूली सांसों से बोली तो हैदर ने अपना चेहरा थोड़ा सा झुकाकर उसके सर को देखा। अच्छा चलो मेरी तरफ देखो तो। नहीं, उसने उसी तरह उसके सीने पर रखे सर को दाएं बाएं जिप्स दी। ये तो ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। पहले इतने दिन अपने मैके रहकर आई हो और अब खुद को देखने पर भी पाबंदी लगा रही हो। वो मजलूमियत से बोला।
آپ صرف دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ جھجک کر بولی۔ حیدر نے کہکا لگایا۔ اور کیا کرتا ہوں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوا۔ عنایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا سنو تو، حیدر نے مسکرا کر اسے دوبارہ پکارا، مگر وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ تو حیدر نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی اور اس کے سر پر تھوڑی اٹکائے آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کرنے لگا۔ یوں ہی کھڑے جانے کتنے لمحے گزرے تھے کہ وہ کسمسائی تو حیدر نے اس کو کندھے سے تھام کر اپنے مقابلے کھڑا کیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ آپ تنگ کرتے ہیں مجھے اپنی باتوں سے۔ اور وہ بولتے بولتے رکی اور لب کترانے لگی، اور اس کی نظریں عنایا کے لبوں پر جمی تھیں۔ اس کی نظروں کا مسکر محسوس کر کے اس نے جلدی سے لب بھیج کر دانتوں تلے دبا کر اس کی نظروں سے بچنا چاہا۔ حیدر نے انگوٹھی کی مدد سے اس کے لبوں کو دانتوں کی گرفت سے آزاد کروایا۔ وہ پیچھے ہٹا تو عنایا تیزی سے رخ موڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حیدر الماری کی طرف بڑھ گیا تو وہ سکھ کا سانس لیتی الماری تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھی اور تیزی سے اپنے سینڈل کے سٹرپس کھولنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ جب حیدر کو بیڈ کی طرف آتا دیکھ کر اس کا حلق خشک ہوا۔ حیدر کے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سی پنجیب تھی۔ پہناؤں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو وہ بکھلا گئی۔ میں خود پہن لیتی ہوں، میں پہنا دیتا ہوں۔ حیدر نے اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے تیزی سے ٹانگیں سمیٹی اور اپنے پاؤں میکسی میں چھپا لیے۔ حیدر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میں پنجیب نہیں پہنتی تو آپ کلائی میں پہنا دیں، میں اس کو بریسلٹ بنا لوں گی۔ حیدر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ریلی؟ اس کے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ جی۔ اس کی جی کہنے پر حیدر نے اس کی کلائی تھام کر دھیرے سے اسے خود سے قریب کرتے اپنے ہرس میں لیا تو وہ بکھلا گئی۔ اس کے ریشمی جیسے بال اس کی پشت پر بکھرے تھے، کچھ شرارتی لٹیں چہرے کے گرد اٹھلیاں کر رہی تھیں۔ حیدر کی یہ کٹک خود کو دیکھنے پر وہ اس کی گرفت میں کسمسائی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حیدر کی گرفت مضبوط تھی۔ اس پنجیب اور بریسلٹ کے چکر کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، ابھی مجھے خود کو محسوس کرنے دو، اپنے دل کی دھڑکنیں سننے دو۔ حیدر نے اس کے کان کے قریب جھک کر بے باکی سے کہتے اس کے گال کو چھوا تو وہ کان کی لو تک سرخ پڑی۔ جازت؟ اس کی جذبے لٹاتی نظریں محسوس کر کے عنایا کی ہتھیلیاں نم ہوئیں، گھنیری پلکیں جھک کر سرخ آرزوں پر سایہ افگن ہوئیں، جنہیں اس نے ہولے سے چھوا اور نرمی سے عنایا کو خود میں سمیٹتا چلا گیا۔